नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं पंचायती राज पर आधारित ये वीडियो का अगला अंक है और यह जो आधारित है कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित, जो कि एक मासिक पत्रिका है और यह कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित। इसमें पंचायती राज जो दिया गया उसको अपडेट करते हुए देखते हैं, यानी इसमें जो है यह समसामयिक रूप से जो है पंचायती राज पर आधारित एक पत्रिका है और इसमें पंचायती राज को दिया गया। तो यह जो अंक है सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें देखें तो यूपीएससी द्वारा आयोजित यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित बीपीओ यानी ग्रामीण पंचायत अधिकारी मेंस एग्जाम 2023, साथ ही अन्य राज्य लोक सेवा आयोग जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अपर प्रारंभिक परीक्षा और इसके अलावा अपर मेंस एग्जाम में जो निबंध है उसमें पंचायती राज के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की मेंस एग्जाम में भी यह निबंध के लिए अंक अति महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य राज्य की लोक सेवा आयोग में भी यह अंक अति उपयोगी होगा। तो इसमें देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और यह कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित एक भारत सरकार की पत्रिका है। इसके अंतर्गत देखते हैं पंचायती राज के संदर्भ में। तो इसमें जो है संपादकीय में देखते हैं तो इसमें क्या दिया है, इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो यह आपका है, महात्मा गांधी ने हमारी ग्राम स्वराज की कल्पना में कहा, यानी हमारे पूज्य पिता यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी बापू जिनको नाम से संबोधित किया जाता है, महात्मा गांधी ने अपनी ग्राम स्वराज यानी महात्मा गांधी की जो ग्राम स्वराज की कल्पना है, यानी महात्मा गांधी ने जो ग्राम स्वराज की कल्पना की है उसमें देखा जाए तो उन्होंने किस तरह की कल्पना की है इसमें दिखाया गया है या कहा गया, उसको देखें। तो वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर निर्भर नहीं रहेगा, यानी जो उसकी अहम जरूरत है उसके लिए वो अपने पड़ोसियों पर निर्भर नहीं रहेगा और फिर भी बहुतेरी जरूरतों के लिए, यानी फिर भी यदि बहुत आवश्यक जरूरत हो तो के लिए जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य हो, जिसमें दूसरे सहयोग कर लें, यानी ऐसा अनिवार्य होगा वो परस्पर सहयोग से काम लेगा। यह जो है महात्मा गांधी जी या हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बापू की यह ग्राम स्वराज की संकल्पना है। इसको पुनः देखते हैं तो वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर निर्भर नहीं रहेगा और फिर भी बहुतेरी जरूरतों के लिए जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। उनकी ग्राम स्वराज की संकल्पना को बाद में भारतीय संविधान निर्माताओं ने मूर्त रूप देने का प्रयास किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए अहम कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इस पर वीडियो की पूर्ण की डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें एमलेंस में कांत पर आधारित वीडियो और सुभाष कश्यप पर आधारित वीडियो और इसके बाद अलावा परीक्षावाणी और एनसीईआरटी बेस्ट 11th स्टैंडर्ड पर भी जो पॉलिटी की बुक्स है उसमें इस पर वीडियो बनाकर अपलोड की जा चुकी है, इसको डिटेल में। तो यहाँ पर जो है यह रहा, इसमें देखें तो अनुच्छेद 40 के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में दिए गए हैं यानी संविधान के भाग 4 में, उसमें जो है गांधी जी का जो सिद्धांत पर आधारित जो ग्राम स्वराज की संकल्पना के अंतर्गत जो शामिल किया गया था अनुच्छेद 40, इसमें ये बातें कही गई हैं। आगे इसमें देखें तो इसमें जो कहा गया है आज़ादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 को जो है अपने देश भारत को आज़ादी मिली, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद यानी लगभग अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी दास्ता के बाद जो है भारत को एक संघर्षपूर्ण रूप से जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को भारत जो है पूर्ण रूप से गणतांत्रिक राज्य बना, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ। अब इसमें देखें तो आज़ादी के बाद पंचायत राज व्यवस्था लागू करने के लिए वर्ष 1952 में, क्योंकि 1900 देखें तो 1950 में यानी 26 जनवरी 1950 को अपने देश में जो है संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतांत्रिक राज्य बना। अर्थात गणतांत्रिक होने का अर्थ यह है कि यहाँ का जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद है वह भी निर्वाचित होगा, वह जो है पीढ़ीगत या आनुवंशिक नहीं होगा। तो इसमें देखें तो इसके बाद जो है 1951-52 में जो है प्रथम आम चुनाव कराए गए। उसके बाद देखें जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो बने वह पीटी नेहरू बने। तो उसने वर्ष 1952 और गांधी जयंती के अवसर पर यानी 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई, एग्जाम टेस्ट कोर्स से महत्वपूर्ण है, तो 2 अक्टूबर 1952 को की गई। किंतु जागरूकता के अभाव में ग्रामीणों ने रुचि नहीं दिखाई, यानी इसमें जागरूकता का अभाव था जिसके कारण जो है ग्रामीण जो रूरल एरिया है उसके लिए लॉन्च की गई थी, उसमें कोई रुचि नहीं दिखाए, जिससे कार्यक्रम सफल नहीं हो सका, यानी कार्यक्रम जो है फेल हो गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के बाद योजना आयोग ने 1957 में बलवंत राम मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। यानी 1957 में क्या है, बलवंत राम मेहता BR मेहता, इनको जो है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या जनक माना जाता है। तो योजना आयोग था। वर्तमान में देखें तो यह जो है यानी 2015 से 1 जनवरी 2015 से जो है उसके स्थान योजना आयोग के स्थान पर जो है अब नीति आयोग आ चुका है। तो इसमें देखें तो यह है अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिससे सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो है यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम का ही एक अगला चरण था। यानी इसको जो शुरू किया गया था इसके जस्ट साल भर बाद यानी 2 अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई विशेष तौर से लोगों की भागीदारी के संदर्भ में और इसे सुनिश्चित करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए भी कहा गया। समिति ने देश में देखें तो
त्रिस्तरीय पंचायतों की सिफारिश की, यानी जो समिति बनाई गई थी इसमें त्रिस्तरीय पंचायतों की सिफारिश की। और इसमें देखें तो जिला स्तर पर जिला परिषद और मध्य स्तर पर देखें तो मध्य स्तर पर ब्लॉक, तहसील, तालुका स्तर पर पंचायत समिति एग्जाम पूछा जाता है कि पंचायत समिति कौन सी होती है, तो यह मध्य स्तर पर होती है जिसमें ब्लॉक, तहसील या तालुका होते हैं। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, हालांकि समिति ने ठोस ढांचे के साथ सिफारिश नहीं की थी, लेकिन समकालीन पंचायतों यानी समकालीन का मतलब जो वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था के जन्म के बीच के अवश्य यानी बीज अवश्य बो दिए थे। इसीलिए जो बी आर मेहता हैं यानी बलवंत राम मेहता है, इनको भारतीय जो है पंचायती राज का शिल्पकार जनक माना जाता है, क्योंकि जो समकालीन पंचायती राज के जन्म के लिए बीज यही समिति ने बोई थी। इसके बाद देखिए तो इसके बाद अशोक मेहता समिति यानी जो समिति बनाई गई थी अशोक मेहता यानी बलवंत राम मेहता समिति के लगभग 20 वर्षों बाद 1977 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में जो है अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। उस दौरान जो है जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी मोरारजी देसाई थे जो बनाए गए थे, तो उसमें उस दौरान ये बनाई गई थी। तो इसके बाद अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय प्रणाली के लिए सिफारिश की, यानी बलवंत राम मेहता ने त्रिस्तरीय प्रणाली की और अशोक मेहता ने 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की। जिला स्तर पर जिला परिषद और निचले स्तर पर देखें तो मंडल पंचायत की सिफारिश किसने की थी, यानी इसमें ग्राम जो सबसे निचला स्तर है ग्राम पंचायत, इसकी सिफारिश अशोक मेहता ने नहीं की थी, बल्कि यह मध्य स्तर और जिला स्तर पर जो इसने सिफारिश की थी। तत्पश्चात LM सिंघवी समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित किया जाना चाहिए और ग्राम सभा यानी इसमें देखें तो ग्राम सभा विकेंद्रीकरण का आधार होना चाहिए। इस समिति ने कहा, LM सिंघवी समिति ने कहा है कि ग्राम सभा जो है वो विकेंद्रीकरण का आधार होना चाहिए, न कि मध्यवर्ती और जो शीर्ष पर जिला पंचायत वो आधार नहीं होना चाहिए, बल्कि निचले स्तर जो ग्राम सभा है वो विकेंद्रीकरण का आधार होना चाहिए। और यह जो LM सिंघवी समिति ने कहा। इसके बाद देखें तो परिणाम स्वरूप यानी इसी के परिणाम स्वरूप जो है इन सभों के परिणाम स्वरूप 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 पारित हुआ। स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है। इस संशोधन के जरिए देश भर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में आवश्यक अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया, यानी जो पूरे देश में जो है 24 अप्रैल 1993 से जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 लागू किया गया। इसीलिए जो पूरे देश में 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और यूपी स्पेशल के अंतर्गत देखें तो उत्तर प्रदेश में जो है 22 अप्रैल 1994 को जो है यह 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया, क्योंकि इसमें राज्यों को 1 वर्ष की छूट दी गई थी। तो जस्ट 1 साल बाद डेट के साथ देखें तो 2 दिन पूर्व और वर्ष के हिसाब से यानी 1 साल बाद जो है उत्तर प्रदेश में यह 73वां संविधान संशोधन विधेयक लागू किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसका शीर्षक पंचायत है। इसके द्वारा अनुच्छेद 243 यानी 243 में पंचायतों समेत अनेक प्रावधान किए गए हैं और 16 अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया। इसमें कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद, क्योंकि 243 देखें तो डिफिनेशन यानी पंचायत की डिफिनेशन बताता है। इसके बाद 243A से 243O तक यानी O ओवर यानी समाप्त यहाँ तक होगा। एक कुल मिलाकर 15 है, 15 एक 16 यानी इसमें 16 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय समाज की सामाजिक यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन लाने में सहयोग प्रदान कर रही है, यानी किसमें सामाजिक और आर्थिक संरचना में जो है परिवर्तन लाने में सहयोग प्रदान करेगी कौन सी पंचायती राज व्यवस्था। अब लोग न केवल विकास कार्यों में भाग लेने लगे हैं, बल्कि विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आई विफलता को भी सामने लाते हुए आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने में योगदान दिया है, यानी इसने क्या जागृत किया, पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने में योगदान दिया, ग्रामीण उत्तरदायित्व की जो भावना है जागृत किया पंचायती राज व्यवस्था ने। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लागू करने तथा उससे अपेक्षित परिणाम दिखने में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, यानी केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनको स्थानीय स्तर पर लागू करने और उसमें अपेक्षित परिणाम के लिए पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था के लिए महिला नेतृत्व उभर के सामने आ रहा है, जिससे एक नई राजनीतिक संस्कृति विकसित हो रही है, यानी महिला नेतृत्व जो इसमें उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि उसमें 1/3 जो है महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है और कुछ राज्यों में 50% भी आरक्षित कर दिया गया है, जैसे कि बिहार को देखें तो उसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। गाँव में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग में चेतना का संचार हुआ है। इसके बाद देखें तो मनरेगा के तहत मनरेगा के लागू होने के बाद यानी देखें तो मनरेगा जो है 2 अक्टूबर 2009 से इसको मनरेगा कर दिया गया, लेकिन शुरुआत जब इसकी 2006 में किया गया था, फरवरी 2006 में नरेगा था तो इसको जो है मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी जो है को इसमें जोड़ते हैं सम्मान देते हैं, इसको मनरेगा कर दिया गया। कि लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था काफी सशक्त होकर उभरी है, क्योंकि इसमें जो है जो रोजगार की गारंटी का प्रावधान मनरेगा में किया गया है, यानी इसमें 100+ दिनों की जो गारंटी है वह दी जाती है रोजगार की। तो इसमें देखें पंचायतें अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने यानी पंचायतें जो है जिसमें अशिक्षित लोग हैं यानी ग्रामीण आबादी काफी अशिक्षित है वर्तमान में भी देखें तो ये जो पंचायतें अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने से लेकर सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, सामुदायिक स्वास्थ्य आदि सभी क्षेत्रों में उपलब्धि दर्ज करा रही है। इस संक्षेप में कहें तो संक्षेप में 73वां संवैधानिक संशोधन ही वह केंद्र बिंदु ध्यान देना है, जिसके चारों ओर ग्रामीण विकास की पटकथा लिखी जा रही है, यानी इसी के चारों तरफ जो है ग्रामीण विकास की पटकथा या कहानी लिखी जा रही है। आज भारत में 2.5 लाख यानी इंपॉर्टेंट है 2.5 लाख से अधिक पंचायतें हैं, यानी भारत में टोटल भारत में देखें अपने भारत देश में देखें तो 2.5 लाख से अधिक पंचायतें हैं और इनके कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 30 लाख से अधिक है, यानी 30 लाख से अधिक जो है निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें हैं।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से एक मौन लोकतांत्रिक क्रांति हो रही है। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखें, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से एक मौन लोकतांत्रिक क्रांति हो रही है। पूछा जाता है कि मौन लोकतांत्रिक क्रांति किसके माध्यम से हो रही है भारत में, तो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से। आज भारत में लगभग 13 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देखा जाए तो आज भारत में कितनी जो है लाख यानी कितनी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, तो आज भारत में लगभग 13 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। हालांकि पंचायती राज ने गांव में भ्रष्टाचार, यानी इसमें देखें तो गांव में भ्रष्टाचार, संकीर्णता, मनमुटाव आदि को भी बढ़ावा है, जो उसकी राह में कई बाधाएं और चुनौतियां पैदा कर रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने और उसकी राह में उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने एक नई योजना लेकर आई है। यानी इस नई योजना को भी देख लें समसामयिक रूप से। तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले, मध्य प्रदेश में जो मंडला जिला है, मंडला जिले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2018 जो कि पंचायती राज दिवस है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो है 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू किया गया। तो 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक इस नई योजना की घोषणा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास की सरकार को प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंचायत सदस्यों से आग्रह किया कि वे अनुदानों को सही इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करें। यानी जो केंद्र सरकार अनुदान दे रही है, राज्य सरकार अनुदान दे रही है, उसके सही इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि गांव पंचायतों को बजट आवंटित किया गया, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। राज्यों में पंचायती राज के पैटर्न की अपनी विशिष्ट विशेषताएं, जिसमें से कुछ राज्य कुछ विशिष्ट या अभिनव विशेषताओं को पेश करने में दूसरे से आगे बढ़े हैं। पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, यानी प्रतिस्पर्धा तो हो लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, उसमें जो है इससे द्वेष या किसी तरह का जो मनमुटाव, जो कि अभी हमने देखा कि पंचायतों के कारण जो नकारात्मक चीजें आ रही हैं, वह भ्रष्टाचार, संकीर्णता, मनमुटाव आदि को भी मिल रहा है। तो इसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात की जा रही है, अर्थात हेल्दी जो है कंपटीशन हो, तभी इसका जो होगा डेवलपमेंट होगा। पंचायतों की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के उन्हें कई पुरस्कार भी दिए जाते हैं, उनको इनाम मिलता है। पंचायती राज प्रतिनिधियों, विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्गों द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रयासों में सैकड़ों उदाहरण आज हमारे सामने, और ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों को रोल मॉडल की तरह देखा जाने लगा है। संक्षेप में गांवों में निचले स्तर तक योजनाओं के लाभ पहुंचे हैं। यानी इसमें देखें तो इसको संक्षेप में देखें, इसका निष्कर्ष निकालें तो यह आपका एक संक्षेप में गांवों में निचले स्तर तक योजनाओं के लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए, यानी निचले स्तर तक जो ग्रास रूट है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था, यानी पंचायती राज व्यवस्था या गांधी जी की जो संकल्पना, उसमें ग्रास रूट को लाभ पहुंचाने की बात कही गई थी। तो इसमें इसका पहुंचे, इसके लिए क्या आवश्यक है, यह सुनिश्चित करने के लिए आज प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के माध्यम से, यानी शिक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा के माध्यम से जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, ताकि जनता अपने अधिकारों के साथ साथ दायित्वों को भी समझ सके। उसके अधिकार क्या है ये तो जाने, साथ साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जाने। आगे की राह वर्तमान व्यवस्था को मजबूत करने और साथ साथ से सुधारने के लिए सतत प्रयासों से ही बनेगी। यानी आगे की जो राह है, वर्तमान व्यवस्था को और मजबूत किया जाए और साथ साथ इसमें सुधार, जो भी कमियां उसको सुधार करने का जो सतत प्रयास, यानी ये प्रयास सतत जारी रहना चाहिए। इसमें विलंब या किसी भी राजनीतिक अड़चन के कारण इसमें जो है प्रयास रुकना नहीं चाहिए, तभी ये जो है सशक्त पंचायती राज व्यवस्था के रूप में परिवर्तित होगी। तो यह संपादकीय रूप में हमने देखा। कुछ और जानकारी को इसमें ऐड करते हैं। तो इसमें देखें तो प्रधानमंत्री की देश भर के किसानों को से बातचीत, इसमें देखते हैं तो इन्होंने किस तरह की बातचीत की, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2018 को रेडियो ब्रिज के अंतर्गत जो यह है, इसमें इन्होंने बातचीत की है, तो इसको देखते हैं। यानी इसमें देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2018 को वीडियो ब्रिज के जरिए छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले, यहाँ जो है थोड़ा मिट गया था, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले, यानी छत्तीसगढ़ में जो कांकेर जिला है, छत्तीसगढ़ कांकेर जिले में किसानों से बातचीत करते हुए। तो इसमें देखें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो ब्रिज के जरिए देश भर के किसानों के साथ संवाद किया। वीडियो संवाद के जरिए 2 लाख से भी अधिक कॉमन सर्विस सेंटर, यानी 2 लाख से भी अधिक जो कॉमन जो सर्विस सेंटर जिसको CSC और 600 कृषि विज्ञान केंद्रों को जोड़ा गया है। किसानों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद में कृषि एवं सबल क्षेत्रों के व्यापक विषयों को कवर किया गया, जिसमें देखें तो जैविक खेती, नीली क्रांति जो कि मत्स्य पालन संबंधित है, पशुपालन, बागवानी, पुष्प कृषि इत्यादि शामिल हैं। और इसमें देखें तो यह आपका है, सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और किसानों को उनकी उपज की अधिकतम कीमत दिलाने की दिशा में काम कर रही है। 2022 बीत चुका है, अब ये 2023 के लिए, इसलिए इसका प्रसंग नहीं, इसको अपडेट करते हुए आगे चलते हैं। तो 2022 के लिए लक्ष्य रखा गया था। तो इसमें आगे देखा जाए तो ये जो है, यह जो लक्ष्य रखा गया था, इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है या किया भी गया होगा, वो जानकारी यहाँ पर नहीं है। तो सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने और किसानों को उनकी उपज की अधिकतम कीमत दिलाने की दिशा में काम कर रही है। ये हालांकि अब बीत चुका है, तो इसको आगे देखते हैं आगे के रूप में। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो एग्जाम, हालांकि उस दौरान के लिए इंपॉर्टेंट था कि कब तक किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास सरकार 2022 तक करी। हालांकि इसको संशोधित किया गया, अभी तक ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। आगे के यदि कुछ इसमें जानकारी होगी तो इसको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। आगे इसमें देखें तो यह है, सरकार कच्चे माल की न्यूनतम लागत सुनिश्चित करने, उपज की उचित कीमत दिलाने, उपज की बर्बादी रोकने और किसानों के लिए आमदनी की वैकल्पिक स्रोत सुनिश्चित करने की इच्छुक है। पिछले 48 महीनों यानी
3 साल में देखें, पिछले 48 महीनों में कृषि क्षेत्र में तेजी से प्रगति की गई है, यानी पिछले 3 साल, यानी 18 था तो 15 से देखें, 15 3 18। इस अवधि में देश में दूध, फलों और सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। वर्ष 2017-18 में खाद्यान्न उत्पादन 27.9 करोड़ टन से भी अधिक हुआ है। किसानों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मृदा, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसानों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है, एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्डों के जरिए ऋण, नीम लेपित यूरिया, यानी नीम से जो लेपित यूरिया की व्यवस्था के जरिए गुणवत्तापूर्ण उर्वरक, फसल बीमा योजना के जरिए फसल बीमा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए सिंचाई की सुविधा प्रदान की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आज देश भर में लगभग देखें तो लगभग 100 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं और लगभग 29 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। पिछले 4 वर्षों के दौरान 585 से भी अधिक निगमित थोक बाजारों को ई नाम के अंतर्गत लाया गया। इनाम जो ए मार्केट के रूप में है, यानी जो मार्केट सरकार ने बनाया है ऑनलाइन के लिए, इनाम के अंतर्गत लाया गया है। इसमें थोक बाजारों को सरकार लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाई है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को जैविक खेती के केंद्र हेब के रूप में प्रोत्साहन करने की योजनाएं बनाई है। पिछले 4 वर्षों के दौरान 517 किसान उत्पादक संगठनों का सृजन हुआ और किसानों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए किसान उत्पादक कंपनियों के लिए आयकर छूट की मंजूरी की गई है। इसमें देखें तो लाभार्थी किसानों से बातचीत का सार इसमें क्या है उसको देख लेते हैं। विभिन्न कृषि योजनाओं के लाभार्थियों ने बताया कि किस तरह सरकारी योजनाएं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण, नीम लेपित यूरिया के प्रावधान से क्वालिटी खाद की उपलब्धि, फसल बीमा योजना के जरिए फसल बीमा सुरक्षा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए उत्पादन बढ़ाने में योगदान मिला है और उनके जीवन पर इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लाभार्थियों ने उत्पादन और आय बढ़ने में मृदा स्वास्थ्य कार्ड और समन्वित खेती प्रणाली के महत्व को भी रेखांकित किया है। साथ ही सहकारिता के अपने अनुभव भी साझा किए हैं। आगे इसमें देखते हैं तो यह पंचायती राज उपलब्धियां और चुनौतियां, यानी पंचायती राज की उपलब्धियां चुनौतियां क्या रही हैं, इसमें डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा। इसमें जो होगा अगली जो भी जानकारी होगी, यानी इसमें हम देखें वो इसी पर आधारित होगा। यानी इसमें पंचायती राज में उपलब्धियां और चुनौतियों पर हम चर्चा करेंगे कि पंचायती राज की क्या उपलब्धियां और चुनौतियां रही हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पंचायतों की वित्तीय सुदृढ़ता, यानी वित्तीय सुदृढ़ता के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण पर चर्चा करेंगे। पंचायतों के कार्यकुशलता सुधारने के प्रयास जरूरी है, इस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चर्चा करेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायतों से बदलती पानी की तस्वीर पर चर्चा करेंगे। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी चर्चा करेंगे। जनजातीय इलाकों में पेशा, हालांकि इसमें एमएलएच में काम पर आधारित पेशा पर आधारित हम जो है वो डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं, वहां देखा जा सकता है। लेकिन इसमें चर्चा करेंगे जनजातीय इलाकों में जो पेशा है उसका वर्तमान में क्या स्वरूप है। पंचायती राज का अवलोकन करेंगे। इसके बाद जो है इसके बाद कुछ और जो है जानकारी इसमें ऐड करेंगे। तो पंचायती राज की उपलब्धियों के बारे में जो है यह वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।